हेलो हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओनली यूपीएससी पर मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और आने वाली परीक्षा जो कि 4 अक्टूबर को होने वाली है उसके लिए यानी कि उस युद्ध को लड़ने के लिए सारे तीर तैयार कर लिए होंगे जो आपको उस दिन चलाने होंगे। ठीक है, तो आइए एक नए मुद्दे की बात करेंगे जिनसे सवाल आने की संभावना परीक्षा में ज़्यादा है। और ये मुद्दा इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बात तो ये मुद्दा किससे जुड़ा हुआ है? इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और इससे सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2-3 साल में पिछले यूपीएससी ने ऐसे सवाल बहुत पूछे हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में आई है, यानी कि केंद्र सरकार के रूप में आई है, इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। ऑनलाइन पेमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है और ये इसीलिए सवाल के माध्यम से भी यूपीएससी ऑनलाइन पेमेंट से जुड़े हो, चाहे वो यूपीआई हो या भीम यूपीआई हो, इन सबसे सवाल खूब पूछा यूपीएससी ने। ठीक है, तो इस बार भी कुछ ऐसे जो है ऑनलाइन पेमेंट मोड है जिससे सवाल आने की संभावना है। हम उनका जो है थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। अगर आपके परीक्षा में वो आएंगे तो आप इजीली उनको हैंडल कर पाएंगे। ओके, तो देखते हैं। एक है आपका NEFT, ठीक है, एक है आपका RTGS और एक है आपका IMPS। देखिए, यूपीआई और भीम यूपीआई से सवाल पूछा जा चुका है और आप बिल्कुल इस बात को जानते होंगे अगर एक सीरियस एस्पायरेंट है कि यूपीएससी अपने क्वेश्चन को रिपीट नहीं करती है। ठीक है, तो भले ही यूपीआई को समझना जरूरी है, लेकिन जब हम प्रॉपर क्लास कर रहे होंगे तभी। अभी जब हम परीक्षा के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उससे सवाल यूपीएससी ने पूछ लिया है, अब वो नहीं पूछेगी उससे। तो यूपीएससी ने जहाँ से सवाल नहीं बनाए हैं और जहाँ से बनने की संभावना ज़्यादा है उस पॉइंट को हम देखेंगे। ओके, तो नेफ्ट, ठीक है, आरटीजीएस और आईएमपीएस तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इसका हम कि इसको रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है या ये किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो इनका फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है, तो इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं सबसे पहले। तो नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जो दूसरा है आपका आरटीजीएस, इसका फुल फॉर्म होगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, आईएमपीएस, जो आईएमपीएस है उसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, तो ये 3 ऐसे ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम हैं जिनसे सवाल इस बार आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इनको आप ज़रूर देख करके जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ से सवाल आ गए और आपने जो है इसकी तैयारी पहले से करके नहीं रखी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हालांकि कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, लेकिन आपकी सोच वहाँ तक पहुँचनी भी तो चाहिए जहाँ से ये सवाल जो है आ रहे हैं। ठीक, ओके, तो देख लेते हैं कि पूरा मामला है क्या। इसके फुल फॉर्म को एक बार आप जरूर याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि यूपीएससी आपको आपके सामने गलत फुल फॉर्म रखे और मैच करने को बोले कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो फुल फॉर्म एक बार दिमाग में रखिएगा जरूर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, बाकी देख लेंगे आप लोग।
चलिए, अब जो महत्वपूर्ण तुलनात्मक अध्ययन है उसकी ओर हम ध्यान देते हैं। देखिए, नेफ्ट और आरटीजीएस ये दो जो हैं, इसका रेगुलेटरी आरबीआई है। कौन है? आरबीआई। आरटीजीएस और नेफ्ट की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है आरबीआई बाई बैंक, ठीक है। यानी कि जो आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से आप फंड ट्रांसफर करते हैं उसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये काम कैसे करती है? थ्रू द बैंक, जो बैंक काम कर रहे हैं, जैसे एसबीआई है आपका और अन्य सारे बैंक हैं। तो आरबीआई इसका रेगुलेटरी है और अपना काम इन बैंकों के माध्यम से करवाती है। लेकिन जो आईएमपीएस है यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसका जो रेगुलेटरी बॉडी है वो एनपीसीआई है, ठीक है। एनपीसीआई, ठीक है। इसका जो रेगुलेटरी बॉडी है वो एनपीसीआई है। वही मैं कह रहा हूँ, कुछ गड़बड़ क्या है, सी 2 बार लिख गया था, इसको आप सही कर लेंगे। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आईएमपीएस, यूपीआई, एटीएम, इन सब का रेगुलेटरी कौन है? या एनएससीएच, इन सब का रेगुलेटरी कौन है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। नेफ्ट और आरटीजीएस को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है बाय द बैंक, ठीक है। तो ये एक हो गया अंतर, जिसको आप दिमाग में अपने रखेंगे। देखिए, नोट कर लीजिएगा आप। अगर मैं सब लिखूंगा तो बहुत टाइम खराब होगा, और टाइम है ही नहीं इतना कि पूरा पढ़ाई हो पाए। अगर खराब कर दिए तो क्या होगा, ठीक है। जो दूसरा है उसको देख लेते हैं, महत्वपूर्ण अंतर वो ये है, और ये न्यूज में इसलिए था कि जो एनईएफटी है और आरटीजीएस, यानी कि एनईएफटी और आरटीजीएस जो है, इससे अगर आप इस मोड का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट के लिए तो आपको पेमेंट चार्ज नहीं देना होगा, पेमेंट चार्ज नहीं देना होगा। पहले क्या होता था, दिसंबर 2019 से पहले इस पर पेमेंट चार्ज आपको देना होता था। जब इस पर पेमेंट चार्ज को आरबीआई ने हटाया तभी से ये चर्चा में आया, और जब चर्चा में आया इसीलिए मेरे दिमाग में आया, और मेरे दिमाग में आया इसीलिए आपके सामने वीडियो के फॉर्म में ये अभी चल रहा है। क्योंकि अगर आरबीआई ने इसको हटाया है तो चर्चा का विषय था, और चर्चा का विषय है और ऐसे सवाल यूपीएससी पूछती भी है तो उसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो पेमेंट चार्ज इस पर नहीं पड़ता है, लेकिन इस पर पेमेंट चार्ज पड़ता है। यानी कि आईएमपीएस पर आपको पेमेंट चार्ज देना होगा, ये अंतर है, ठीक है। पहला अंतर क्या था कि इसको आरबीआई रेगुलेट करती है, इसको एनपीसीआई, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है अपने बैंकों के द्वारा। ये दूसरा अंतर हो गया कि आरटीजीएस और नेफ्ट के लिए क्या है कि ये पेमेंट जो है, पेमेंट चार्ज इस पर नहीं पड़ता है, जबकि आईएमपीएस पर पेमेंट चार्ज देना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट अंतर को देखते हैं। ये तो हो गया। जो नेक्स्ट अंतर है, नेफ्ट जो है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, नेफ्ट जो है 24 घंटे 7 दिन काम करेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये केवल बैंकिंग वर्किंग डे पर काम करता था, लेकिन अब ये 24/7 यानी कि 24/7 आवर्स ये आपकी सेवा करेगा। लेकिन आरटीजीएस जो है केवल वर्किंग डे में काम करेगा, केवल वर्किंग डे पर काम करेगा। कौन? आरटीजीएस जो है केवल वर्किंग डे पर काम करेगा,
और जो आपका नेफ्ट है NEFT यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये 24/7 आवर्स काम करेगा। ठीक है, MPS IMPS जो है ये भी 24/7 काम करेगा। ओके, तो ये था एक और अंतर। चलिए नेक्स्ट अंतर पे बात करते हैं। नेफ्ट में जो मिनिमम ट्रांसफर है, मिनिमम ट्रांसफर जो इसमें है वो 1 रुपया है। नेफ्ट में मिनिमम ट्रांसफर कितना है? 1 रुपया। IMPS में मिनिमम ट्रांसफर कितना है? 1 रुपया। लेकिन RTGS, चूंकि इसका फुल फॉर्म ने पढ़ा था रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये बड़े भारी जो है लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो RTGS है इसका जो मिनिमम पेमेंट, जो मिनिमम ट्रांसफर है वो कितना होता है? 2 लाख। तो RTGS से आप मिनिमम 2 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन नेफ्ट और IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस से आप 1 रुपया मिनिमम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि मैक्सिमम ट्रांसफर कितना हो सकता है। मैक्सिमम की अगर बात करेंगे तो इससे नो लिमिट। ठीक है, नो लिमिट, यानी कि नेफ्ट पर कोई लिमिट नहीं है। दूसरा है आपका RTGS नो लिमिट, अगेन नो लिमिट। बट IMPS देयर इज अ लिमिट, और वो लिमिट कितना है? 2 लाख। कितना है? 2 लाख, यानी कि आप इस पर मैक्सिमम 2 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेफ्ट पर क्या है? मिनिमम 1 रुपये, RTGS पर मिनिमम 2 लाख और IMPS पर मिनिमम 1 रुपये। लेकिन नेफ्ट पर मैक्सिमम नो लिमिट एंड RTGS पर भी नो लिमिट है, लेकिन IMPS पर मैक्सिमम जो ट्रांसफर हो सकता है वो केवल 2 लाख हो सकता है। ये जो है अगला अंतर था। चलिए एक अंतर और देख लेते हैं, उसके बाद में क्लास को हम खत्म करेंगे और इससे आने वाले सभी संभावनाओं को हमने समझ लिया है। सवाल गलत नहीं होगा, पक्का वादा है। अगर यहाँ से आए तो इससे बाद कुछ भी नहीं पूछ पाएंगे इनसे। ठीक है, तो अगला जो है अंतर वो ये है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम करते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन।